जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और कानपुर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का। प्रदेश की राजधानी लखनऊ और झारखंड की राजधानी रांची के बीच रेल सफर अब और आसान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मार्च 2026 को नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा का शुभारंभ कोलकाता से वर्चुअली किया। इस नई रेल सेवा से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित चंदौली, वाराणसी, अयोध्या, बरेली और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन सीधे जुड़ गए हैं। वहीं राज्य के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र के बड़े भूभाग के रेल यात्रियों को फायदा होगा। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया रेलवे स्टेशन से शुरू होकर झारखंड और बिहार राज्य को पार करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और आगे दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी। जिन राज्यों से होकर यह ट्रेन गुजरेगी, वहां के वासी इस ट्रेन के शुरू होने से अयोध्या में श्री राम जी और वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन आसानी से कर सकेंगे। ये सेवा न केवल धार्मिक यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजमर्रा की यात्रा को भी बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को असम से पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की। इससे उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 15 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है। उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से 4,335 करोड़ 11 लाख रुपए भेजे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, सम्मान निधि की ये योजना देश के छोटे किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक माध्यम बन गई। साथियों, बीते 11 वर्षों में देश के किसान के इर्द गिर्द बीजेपी एनडीए सरकार ने एक मजबूत सुरक्षा कवच बना। एमएसपी हो, सस्ता ऋण हो, फसल बीमा हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, ये योजनाएं किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम लखनऊ स्थित कृषि भवन में सजीव प्रसारित किया गया। कार्यक्रम को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों के साथ देखा और सुना। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए किसानों द्वारा पंजीकरण कराया जाना बहुत जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। 13 मार्च को ही देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में 519 करोड़ रुपए की लागत वाले ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का लोकार्पण किया। इस परियोजना के तीसरे और चौथे चरण का शिलान्यास भी किया गया। डालीगंज से समता मूलक चौराहे तक निर्मित ग्रीन कॉरिडोर का यह चरण लोगों को ट्रैफिक से राहत देगा। इस अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, लखनऊ वासियों को अगले माह तक लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे के रूप में एक नई सौगात तो मिल रही है। लगभग 62 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे करीब 4,500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के प्रारंभ में यह प्रारंभ हो जाएगा। और आपको जानकर खुशी होगी, लखनऊ से कानपुर की यात्रा 35 से लेकर 40 मिनट में पूरी हो जाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में लखनऊ का विकास तेज गति से हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज देश कुशल नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है और प्रदेश उसके ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ वास्तव में अब मुस्कुराए कि आप लखनऊ में हैं, इसका एक प्रतीक बन चुका है। माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में लखनऊ ने विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया, आज वह एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में अपनी इस पहचान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। होली का पर्व प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लखनऊ में होलिका दहन 2 मार्च को कुछ स्थानों पर किया गया, जबकि अधिकांश जगह होलिका दहन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के बाद किया गया। पूरे लखनऊ में 4 मार्च को हर्ष और उल्लास के वातावरण में रंग खेला गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चौक के ऐतिहासिक होली उत्सव में भाग लिया। उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने भारत सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता संबंधी जांच फाइल को पेश करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। लखनऊ में रमजान के मुकद्दस और मुबारक महीने को लेकर बाजारों में रौनक बरकरार है। मस्जिदें और इबादत गाहें नमाजियों से भरी हुई हैं। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है, इसके चलते लोग मस्जिदों में एतकाफ कर रहे हैं। आगामी ईद पर्व को लेकर भी लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। पूरे लखनऊ में अलविदा जुमा की नमाज 13 मार्च 2026 को अदा की गई। सबसे बड़ी जमात केले वाली मस्जिद में हुई, जहां पर शाही इमाम मौलाना सैयद फजलुल मन्नान रहमानी की इमामत में लोगों ने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद सभी मस्जिदों में भारत देश की तरक्की और अमनो अमान के लिए दुआ मांगी गई। भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा बीते 8 मार्च को आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का जश्न लखनऊ में जोरदार तरीके से मनाया गया। लखनऊ वासी भारतीय झंडे के साथ सड़कों पर निकल आए और जीत का जश्न मनाने लगे।
वर्ल्ड कप के बाद 11 मार्च 2026 को इंडियन प्रीमियर लीग IPL के आगामी संस्करण के पहले चरण का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स LSG अपने घरेलू मैदान लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 2 मुकाबले खेलेगी। 1 अप्रैल को टीम अपने अभियान की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध मैच खेलकर करेगी। वहीं इस मैदान पर दूसरा मुकाबला 12 अप्रैल 2026 को लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। प्रतियोगिता के लिए देश भर से 350 से अधिक महिला तीरंदाज केडी सिंह बाबू स्टेडियम में इकट्ठा हुए। लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों MSME लीडरशिप कॉन्क्लेव इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस और एक जनपद एक उत्पाद ODOP पहल के सहयोग से आयोजित MSME लीडरशिप कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख उद्यमी, नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता, निर्यातक और प्रमुख हितधारक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान MSME में प्रौद्योगिकी एकीकरण, डिजिटल परिवर्तन की रणनीतियाँ, व्यवसायिक विकास के लिए AI, बाजार पहुँच और निर्यात संवर्धन सहित उत्तर प्रदेश के MSME की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लेकर चर्चा की गई। एडिशनल कमिश्नर इंडस्ट्रीज एवं MD UPSIDC वरिष्ठ IAS राजकमल यादव ने बताया कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य राज्य में MSME के लिए औद्योगिक विकास में तेजी लाना, नवाचार को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए एक सशक्त मंच के रूप में कार्य करना है। जनपद कानपुर नगर में भारत यूरोपीय संघ EU मुक्त व्यापार समझौते के बाद उद्योग जगत से जुड़े व्यापारियों और विषय विशेषज्ञों में खुशी की लहर है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के विशेषज्ञों सहित लेदर उद्योग से जुड़े एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जानकारों का मानना है कि यह डील कपड़ा, चमड़ा, फार्मा सहित अन्य वस्तुओं के लिए वरदान साबित होगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के आलोक श्रीवास्तव ने बताया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट फैसिलिटेट करने की दिशा में ये वाकई में एक कारगर कदम है सरकार की तरफ से और सराहनीय प्रयास है, जिस निर्यातक समुदायों ने बढ़ चढ़ के इसकी सराहना की है। और आने वाले वर्षों में हम ये भी देखेंगे किस तरीके से हम भारतीय निर्यात लगातार जो हम $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में देखरेख में लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसको जल्द से जल्द ये भारत के निर्यातक मिलकर के उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले दिनों आकाशवाणी पर प्रसारित हुए देश के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में कानपुर नगर के श्यामनगर निवासी विनायक शुक्ला के नाम का जिक्र किया गया था। विनायक शुक्ला ओमान के क्रिकेट टीम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। विनायक के पिता जितेंद्र शुक्ला और माता आयुष शुक्ला ने को जब ये पता चला कि PM ने उनके बेटे विनायक शुक्ला का जिक्र अपने मन की बात कार्यक्रम में किया है तो उनके परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विनायक के पिता जितेंद्र शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताते हुए अपने बेटे के समर्पण और सफलता के सफर को साझा किया। मुझे बड़ा गर्व है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उस प्रतिभा को पहचानते हुए अपने मन की बात में उसका जिक्र किया। अपार प्रसन्नता हुई हमारे सभी पारिवारिक सदस्यों को, सभी इष्ट मित्रों को और उनकी शुभकामनाओं से हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। 3-3.5 वर्षों की मेहनत के बाद में ओमान क्रिकेट एसोसिएशन ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसको नेशनल खेलने का मौका दिया। पिछले दिनों राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार और गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत कश्मीर घाटी के 132 युवा कानपुर नगर पहुंचे। गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 में गृह मंत्रालय के सहयोग से देश के 15 शहरों में से जिसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर और बरेली भी शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम कश्मीर घाटी के 1800 युवाओं के लिए कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी के युवाओं को देश के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं औद्योगिक परिवेश से परिचित कराते हुए राष्ट्रीय एकता, अखंडता, शांति एवं सद्भाव के साथ राष्ट्र निर्माण का सक्रिय भागीदार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। जिला युवा अधिकारी मेरा युवा भारत अनुपम कैथवास ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य कश्मीर घाटी के युवाओं को राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं शांति के प्रवर्तक के रूप में उन्मुख करना है। जनपद कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए AI तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए पुलिस कमिश्नरेट में AI तकनीक आधारित यक्ष ऐप को लेकर तैयारी की जा रही है। यह ऐप अपराधियों के डाटाबेस, चेहरा पहचान, फेस रिकॉग्निशन, आवाज की पहचान और क्राइम GPT के जरिए अपराधियों की लोकेशन और गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी कर अपराधियों के लिए एक डिजिटल कॉल साबित होगा। साथ ही अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण को भी बल मिलेगा। ACP कानपुर पुलिस कमिश्नरेट रंजीत कुमार ने बताया कि
AI बेस्ड तथा बिग डाटा बेस्ड सॉफ्टवेयर है वह लॉन्च किया गया है। अभी डाटा फॉर्मेशन के फेज में हम लोग काम कर रहे हैं और इसके थ्रू क्रिमिनल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग और साथ ही साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत ही कम समय में उनको खोज सकते हैं और घटना का अनावरण कर सकते हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।